आसिफ बीबी, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। आपको आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हुए तकरीबन अब 1.5 साल हो गया है और आपको बरी हुए तो 2 साल होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसा महसूस करती हैं, क्या आज़ाद महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, मैं आज़ाद तो हूँ, लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो परफेक्ट तो आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन आज़ाद हूँ। तो किस वजह से महसूस होता है कि आज़ाद नहीं हैं? क्योंकि किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी पहले भी मुझे थ्रेड वगैरह सुनाई दिए हैं और मैंने सुने भी हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा मैं अपसेट रहती हूँ। तो अभी भी थ्रेट्स मिलती हैं आपको? कभी कभी सम टाइम ऐसा होता है। जानते हम सब यही हैं कि जी पानी के एक गिलास पे झगड़ा हुआ। लेकिन बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जिस गांव में आप इतने अरसे से रह रही थी, उस गांव का कैसा माहौल था? क्या आप वाहिद मसीही फैमिली थी? क्या आप लोगों का पहले से लोगों के साथ उठना बैठना, दोस्ती मेल जोल नहीं था क्या? या अचानक से ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ? मैं उस गांव में, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो तब से मैं रह रही हूँ उस गांव में। और ये था कि काफ़ी लोग जो थे 2 साल से काफ़ी इख्तलाफ रखते थे मेरे बारे में, क्योंकि मैं कभी भी किसी के आगे ज़िंदगी में झुकी नहीं, और ना मैंने कभी ये महसूस अपने आप को होने दिया कि मैं किसी की वो पाबंदी में रहूं। ठीक है, 2 साल पहले लंबरदार के साथ काफ़ी इख्तलाफ चल रहे थे। किस बात पे इख्तलाफ थे? कि वो मेरी बच्ची को उनकी गाय मारने लगी थी, और 2 साल पहले ना तो बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी बची थी उस हादसे से। तो तब से ही लंबरदार मेरे ख़िलाफ़ था। फिर गाली गलौच उसने मेरी बेटी को की, फिर वो डांगे सोटे मेरे लिए मुझे मारने के लिए लेके आए, जबकि मैंने उनको आगे से जवाब दिया। तो ये मेरे इख्तलाफ थे, और जो मेरे हमसाए थे उनके साथ भी ऐसे ही इख्तलाफ 2 साल से चल रहे थे। तो महज ऐसे ही ये मामला चलते चलते काफ़ी आगे तक पहुंचा। जब वो मुझे थाने ले गए तो सारी रात मुझे थाने में उन्होंने रखा। बड़े बड़े कारी हैं और उल्मा हजरात हैं, मैंने उनकी आवाज़ें भी सुनी, और यहाँ तक कि मैंने एक उल्मा की ये भी आवाज़ सुनी कि उन्होंने कहा कि ये आप बिला वजह जो हैं आप इस पे ये केस जो हैं डाल रहे हैं, तो लिहाजा ये केस बनता नहीं है। आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द भी लोग कह रहे थे कि ये केस नहीं बनता, ये नहीं होना चाहिए। अदालतों में गया तो आपको सज़ाए मौत शेखुपुरा में भी हो गई, उसके बाद लाहौर की अदालत ने भी आपको सज़ाए मौत दे दी। तो आपके ख्याल में ऐसे फिर कैसे हो गया? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे लोग नासर हैं जो कि ऐसी चीज़ों को हवा देते हैं और उसी इंसान पे मसलत कर देते हैं कि ये इसने ये काम किया है। मुझे बिल्कुल भी जो था ना, जज ने सुना ही नहीं है। मैंने एक दफ़ा सवाल किया था कि आप मेरी इस बात को सुने, तो मेरी किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी। उस वक़्त मुझे बहुत सदमा पहुंचा था, और मुझे बहुत दिली दुख हुआ था कि जब मुझे सज़ाए मौत किया गया और जज आए और उन्होंने कुर्सी पे बैठते ही साथ ही कह दिया कि आपको सज़ाए मौत और 1 लाख रुपया जुर्माना। मैं उस वक़्त कि मैं, आप समझ लें कि मैं ख़त्म हो गई थी उस वक़्त, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, आपके वकील क्या कर रहे थे? मेरा वकील भी उस वक़्त नहीं था, क्योंकि जो बहस थी वो 3 दिन पहले हो चुकी थी। 3 दिन के बाद मुझे सज़ाए मौत सुनाई गई है। अच्छा। और बहस जो आई थी वो मेरे हक़ में थी, लेकिन ये है कि बाद में मुझे नहीं पता ये क्या मामला डिस्कस हुए, मैं नहीं उसके बारे में जानती। 10 साल फिर आप सज़ाए मौत के ख़तरे के साथ जेल में रहीं। बिल्कुल। वो 10 साल कैसे गुजरे, क्या सोचती थीं? मैं ये सोचती थी कि अगर तो ये मुझ पे आजमाइश है तो मैं इस आजमाइश में पूरी उतरूँगी। तो जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है तो खुदावन वो बदला ज़रूर उनको देगा। सच पे इंसान बात कर रहा होता है, उसको खुदा जो है ना वो अकेला नहीं छोड़ता। जिन लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, आपने उन्हें माफ़ क्यों कर दिया? क्योंकि अदालत के साथ झूठ बोलने की सज़ा भी तो है, आपने उन्हें क्यों माफ़ कर इसलिए दिया? उनको माफ़ किया कि माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है, इंसानियत के नाते से। आपको किसी मौके पे ये डर था कि अगर आप इनको सज़ा दिलवाएंगी तो फिर मामला ख़राब हो सकता है आपको नहीं, फिर से मुझे धमकियां कोई मिलने लगे मुझे या कोई आपके मुझे ख़ानदान को नुकसान पहुंचाए? किसी दबाव में आपने आके माफ़ी तो नहीं दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने किसी दबाव में आके उनको माफ़ी नहीं दी,
और मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं था। मुझे पता था, मेरा अंदर जानता था कि मैं सच्ची हूँ और खुदावंद मेरे साथ है और वो मुझे आज़ादी देगा, और सो मैंने आज़ादी पाई। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो अदालत के उस फैसले की मुखालफत भी करते हैं, जो आपको आज भी मुजरिम समझते जी, हैं और आपके बारे में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बहुत मनफी बातें भी कहते हैं। उन लोगों को कोई आप क्या बात कहेंगे जो आज भी समझते हैं कि आप बेगुनाह नहीं हैं, वो अदालत के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं? कोई बात नहीं, उनको कहने दीजिए, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना एक विज़न है, तो मैं उस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। तो जो खुदा का जब हुक्म जिस काम के लिए होता है, वो होकर रहता है। अब एक किताब भी आ रही है आपकी, आप बीती पे मबनी, जो एक फ्रांसीसी सहाफ़ी एन इज़ाबेल तोले ने लिखी है। उन्होंने 2013 में भी आपके बारे में किताब लिखी थी और अब सितंबर में, अब से कुछ ही दिनों बाद, एक दूसरी किताब भी आपके बारे में सामने आ रही है। लेकिन आप उस किताब से लाताल्लुकी का ऐलान करना चाहती हैं, क्यों? जी, बिल्कुल, इसलिए लाताल्लुकी का ऐलान करना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि जो भी अगर देखा जाए तो मैं उस किताब के लिखने में मैं बिल्कुल शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किताब उसने किस वक़्त लिखी है और किसकी स्टोरी पे उसने लिखी है और किसने उसको उस किताब में गाइड किया है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं हूँ इस किताब के लिए, क्योंकि ये मेरी आप बीती किताब नहीं है। लिखा हुआ है कि बुक के अंदर जो है, मैं कानून ने मेरे गले में फंदा डाला है, तो कानून ने तो मेरे गले में फंदा नहीं डाला है। लिहाजा ये मेरे गांव का वाक़या है, जबकि लोग वहाँ पे मुझे मारने लगे थे बिला वजह। तो उसने जो इस चीज़ में शामिल किया, उसने कानून को शामिल किया, तो कानून के ख़िलाफ़, तो मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी बात जो है ना एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे मुल्क ने मुझे आज़ादी दी है। ठीक है, आप उस बुक को डिसोन करती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में तौहीन मज़हब का कानून है, उसके बारे में तनकीद करने वाले यही कहते हैं कि उस कानून का बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल बड़ा आसान है, या उस कानून का इस्तेमाल करते हुए किसी पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। तो आपको नहीं लगता कि उस कानून की वजह से आपको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो 10 साल आप जेल में रहीं? हर जगह पे जो है ना अच्छे बुरे लोग हैं, तो जो समझदार इंसान होता है ना, उसको चाहिए कि अपने मुल्क की हमेशा बात करे और कोई ऐसी बात ना करे जिसके ऊपर के दुनिया जो है उससे नफ़रत करना शुरू कर दे और इख्तलाफ और ज़्यादा बढ़ें। पाकिस्तान में किसी और के साथ वो ना हो जो आपके साथ हुआ, ये आपके ख्याल में कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? मुमकिन इस तरह बनाया जा सकता है कि पहले जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, पहले आप उसको अच्छे तरीके से सुने। सबसे बड़ी बात यह है हमारे मुल्क में कि जजेस का कोई कसूर नहीं है। जब जो इन्वेस्टिगेशन आती है ना हमारी छोटे तबके से, इन्वेस्टिगेशन को क्लियर किया जाए और मुंह दुरूं बिठाकर एक दूसरे को आमने सामने बिठाकर उसको सुना जाए कि हाँ ये बंदा गलत है या सही है। अगर अगर बिला वजह उस पर लोग डालते हैं, मसलत करते हैं कि नहीं इसने किया है, फिर भी उसको मौका देना चाहिए अपनी सच्चाई पेश करने का। तो आप समझते हैं कि कानून ठीक हैं, लेकिन लोग उन्हें इस्तेमाल करने में उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कभी पाकिस्तान वापस जाना चाहेंगी? ज़रूर जाऊंगी। मेरे खुदावन ने चाहा तो, जिसने मुझे आज़ादी दी है, तो मैं ज़रूर अपनी वतन को एक बार देखूंगी। लेकिन क्यों जाना चाहेंगी? वहाँ आपके साथ इतना इस किस्म का वाक़या पेश आया, ज़िंदगी आपकी मुश्किल हो गई, वहाँ पे लोग आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं, आपकी जान लेने की बात करते हैं, क्यों जाना चाहेंगी पाकिस्तान? बिल्कुल मेरे साथ वाक़या हो गया, लेकिन खुदा ने तो मेरे साथ नहीं ना किया, दुनिया ने किया ना। अच्छा आसिया, ये मुझे बताएं, इस सारे वाक़े ने, सारे सफ़र ने आपको कैसे बदला है? आप एक छोटे से गांव में फल तोड़ती थीं, आज आप कनाडा में रह रही हैं, दरमियान में आपने जेल में इतने साल गुजारे। इस पूरे तजर्बे ने आपको किस तरह से बदला? अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ देखती हैं? मैंने अपने अंदर तो ये तब्दीली देखी कि मैंने अपने बच्चों को छोड़ के, एक माँ को सब्र नहीं आता, तो मैंने अपने बच्चों को छोड़ के बहुत सब्र करना सीखा। बहुत शुक्रिया आसिया बीबी, आपके वक्त का वॉइस ऑफ अमेरिका से शुक्रिया बात आपका करने भी, के लिए आपने मुझे बहुत टाइम शुक्रिया। दिया। थैंक यू।